नमस्कार, मैं हूं सबिहा और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया उत्तराखंड। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। त्रिवेंद्र रावत के पूर्व सलाहकार रहे के.एस. पवार की पत्नी की फाइनेंस कंपनी पर बड़ा आरोप, 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला, ईओडब्ल्यू को सौंपी मामले की जांच। शीतकालीन सत्र की तारीख तय होने से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर उठ रहे सवाल। स्पीकर का बयान, प्रदेश में शुरू की गई नई परंपरा, कहा सत्र से पहले राय मशवरा लेना जरूरी। सत्र की तारीख तय होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयार की रणनीति। विपक्ष के सवालों के लिए पक्ष भी तैयार, सरकार के लिए रहेगी अग्नि परीक्षा। और गैरसैंण में राज्य स्थापना दिवस मनाने की तैयारी। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का बयान, निमंत्रण पर कार्यक्रम में शामिल होंगे सभी विधायक, नहीं तो खटीमा में मनाया जाएगा स्थापना दिवस। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात एक ऐसी खबर की जिसने सियासी माहौल को सर्द मौसम में गरमा दिया है। असल में ये खबर तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पूर्व औद्योगिक सलाहकार के.एस. पवार से जुड़ी है। दरअसल के.एस. पवार की पत्नी की फाइनेंस कंपनी पर 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। मामले में मुख्यमंत्री धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। पूरा माजरा क्या है और कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप क्यों लग रहे हैं, इन सवालों का जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेंगे। प्रदेश में 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। सोशल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड कंपनी का है ये मामला। 2017 से 20 तक डायरेक्टर रही पूर्व सीएम के सलाहकार की पत्नी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सलाहकार थे के.एस. पवार। खानपुर विधायक उमेश ने उठाया मामला। आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी गई मामले की जांच। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने का दम भरने वाली बीजेपी सरकार प्रदेश में यूके भर्ती पेपर लीक मामले में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से उभरी भी नहीं कि एक और नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पूर्व औद्योगिक सलाहकार रहे के.एस. पवार की पत्नी की कंपनी पर 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये मसला उजागर होने के बाद सियासी माहौल सर्द मौसम में भी खूब गरमाया हुआ है। खानपुर विधायक उमेश मामले को उठाते हुए ये आरोप लगाए हैं। 2017 से लेकर 2020 के बीच में उनकी पत्नी के नाम पे जो कंपनी थी सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स, उस कंपनी में लगभग 180 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट्स जमा हुए। हमने जब जांच पड़ताल की तो पता लगा कि बहुत सारे तो मृतक हैं जिनके नाम पर कैश डिपॉजिट्स कराए गए। बहुत सारे बहुत छोटे तबके के, गरीब तबके के लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि उनके नाम पर किसी कंपनी में निवेश हैं। तो ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। सहारा जैसे स्कैम हुआ था उसी तरीके का स्कैम है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा स्कैम है ये। मैंने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री जी को भी की थी, ईडी को भी की थी और सरकार को भी। तो इसमें जांच शुरू हो गई थी। उस जांच में गंभीर आरोप जो लगाए गए थे उनको सही मानते हुए सरकार ने इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया है कि इसकी जांच अब ईओडब्ल्यू करेगा, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग करेगा। आरोप है कि साल 2017 से 20 तक कंपनी में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि एफडी के तौर पर जमा की गई। अलग अलग नामों से खुले इन खातों की पड़ताल की गई तो पता चला कि इनमें से कई लोग मर चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि साल 2017 से 2020 तक डायरेक्टर के तौर पर के.एस. पवार की पत्नी ये जिम्मेदारी संभाल रही थी और उन्हीं के पत्नी के नाम ये कंपनी भी बताई जा रही है। शासन के निर्देश पर इस मसले को अनुसंधान विभाग के अधीन आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मेरुगेशन ने आर्थिक अपराध शाखा को जांच सौंपने के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सोशल म्यूचुअल फंड बेनिफिट कंपनी कुछ है, कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट आई है तो उस पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी एसटीएफ की तरफ से। उसमें ये पाया गया कि इस पे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कि कुछ आने का बात आ रही थी। उस पे फिर विस्तृत जांच के लिए ईओडब्ल्यू को भेजा गया है शासन के द्वारा हमारी रिकमेंडेशंस पे। बताया जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार रहे के.एस. पवार की पत्नी से संबंधित सोशल म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी लिमिटेड पर पहले भी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। यहां तक कि साल 2020 दिसंबर में विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सदन में जमकर हंगामा भी किया, लेकिन उस वक्त सरकार ने ये कहकर सभी आरोपों को नकार दिया कि आरबीआई ने इस मामले को स्पष्ट कर दिया है।
त्रिवेंद्र सिंह रावत के पूर्व औद्योगिक सलाहकार रहे केएस पवार एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। उनकी पत्नी के नाम से चल रही इस कंपनी पर 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस मसले की जांच इसलिए भी होनी जरूरी है क्योंकि आरोप गंभीर हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि केएस पवार की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। 2017 से लेकर 2020 तक उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री के त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो औद्योगिक सलाहकार थे, उनकी पत्नी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंस गई है। करीब 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया जा रहा है। हम इस समय जहाँ पे जो ऑफिस है वहीं पे हम खड़े हैं और मैं अपने कैमरा पर्सन को दिखाऊंगा कि जो ये सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स निधि लिमिटेड है, यहीं पर इन लोगों ने यहीं से ही जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया था, यहीं से शुरुआत हुई थी। बता दें कि 2017 से लेकर 2020 तक करीब जो काला धन था उनको सफ़ेद किया गया था और कई मामले ऐसे भी आए हैं जिनकी एफडी कराई गई थी या आरडी कराई गई थी। वो लोग काफ़ी लोग मर चुके हैं और कई लोगों को पता भी नहीं है, जिसको लेकर जो खानपुर के जो विधायक है उमेश कुमार, उन्होंने शिकायत करी थी 2017 में 2018 में जब भी शिकायत की थी, लेकिन कोई भी जांच नहीं हुई थी। हालांकि आरबीआई के द्वारा जांच की गई थी, लेकिन वो जांच भी जब मुख्यमंत्री था, दबदबा था, तो वो जांच ठंडे बस्ते बैठ गई थी। लेकिन अब जिस तरह से अब पुष्कर सिंह धामी है, जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, दोबारा से जांच शुरू हुई है और जब जांच पुलिस मुख्यालय तक पहुंची, पुलिस मुख्यालय ने सीधी जांच ही आर्थिक अपराध शाखा को दे दी है। अब जांच की जाएगी, जांच के बाद जो भी अब तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रफ्तार मीडिया, देहरादून। ये मसला इसलिए भी बड़ा और गंभीर हो जाता है क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पूर्व औद्योगिक सलाहकार केएस पवार की पत्नी की कंपनी में 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। मामला क्या है ये तो आप समझ ही चुके होंगे। अब आपको अपनी इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि आखिर 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का ये खेल हुआ कैसे। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का खेल। केएस पवार की पत्नी की कंपनी में बड़ा गड़बड़ झाला। साल 2017 से 2020 तक डायरेक्टर रही केएस पवार की पत्नी 40 से 50 हजार लोगों के नाम पर खोले गए आरडी एफडी के खातों में काला धन दिखाकर सफेद किया गया। जी हां, त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी और पूर्व औद्योगिक सलाहकार केएस पवार की पत्नी की कंपनी पर 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगने के बाद मामले की गंभीरता और संजीदगी ज्यादा बढ़ जाती है। मामले से जुड़ी अपनी पहली रिपोर्ट में हम आपको बता चुके हैं कि ये आरोप क्यों लगे हैं, लेकिन सोशल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड कंपनी में 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का ये खेल कैसे खेला गया, ये भी आप जरा समझ लीजिए। दरअसल इस कंपनी का मुख्यालय देहरादून हरिद्वार बाईपास के ब्राह्मणवाला में है। ये कंपनी आरडी, एफडी, बचत खाते समेत अन्य वित्तीय सेवाएं देने का काम करती है। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के इस खेल की प्रारंभिक जांच में ये मालूम चला है कि कंपनी में करीब 40 से 50 हजार लोगों के नाम पर आरडी और एफडी के खाते खोले गए हैं। इन खातों में निवेश दिखाकर कई लोगों ने काली कमाई को सफेद किया। साल 2017 से 20 तक कंपनी में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि एफडी के तौर पर जमा की गई। अलग अलग नामों से खुले इन खातों की पड़ताल की गई तो पता चला कि इनमें से कई लोग मर भी चुके हैं। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में भले ही जांच के आदेश दे दिए गए हों, लेकिन जिस हिसाब से गड़बड़ झाले का ये खेल खेला गया है वो 1-2 दिन का नहीं बल्कि लंबे वक्त से खेला जाता रहा होगा। मगर ऐसे में सवाल ये भी है कि पहले जब कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे तब इन आरोपों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। खैर, इस बार जांच में कितनी रफ्तार आएगी और क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं ये देखना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की स्पेशल रिपोर्ट। खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां तो शुरू हो गई हैं, लेकिन विधानसभा सत्र को लेकर सरकार की तरफ से तारीख तय होने से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर अब सियासत शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष जहां इसे एक नई परंपरा का आगाज बता रही हैं, तो विपक्ष ने सत्र की तारीख तय न होने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड में शीतकालीन सत्र को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। फिलहाल सत्र को लेकर ना तो तारीख की घोषणा की गई है और न ही स्थान तय किया गया है, लेकिन इन सब के बीच सत्र को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक काफी चर्चाओं में है।
और चर्चा की वजह ये है कि उत्तराखंड में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि सरकार द्वारा विधानसभा सत्र आयोजित करने को लेकर तारीख का ऐलान किए बिना ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा सर्वदलीय बैठक ले ली गई हो। हालांकि सर्वदलीय बैठक से उम्मीद की जा रही थी कि बैठक में सत्र कहां होगा, देहरादून या गैरसैंण में, ये तो तय हो ही जाएगा। लेकिन बैठक में ऐसा कोई नतीजा नहीं निकला, ना तो जगह तय हुई और ना ही तारीख, जिसकी वजह से अब विपक्ष बैठक आयोजित करने के औचित्य पर सवाल खड़े कर रहा है। बैठक फेस सेविंग के लिए की गई और मुझे लगता है वो अन्य दलों की क्या राय रहेगी उसको जांचने के लिए करेगी, क्योंकि बीजेपी कैलकुलेटिव मूव रखना चाहती है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की घटनाक्रम इस समय राज्य में चल रहे हैं उनसे बीजेपी घबराई हुई भी है और निश्चित तौर पे बड़ी चीजें सामने आएंगी। अंत में फैसला जो सरकार की कैबिनेट और सरकार पर ही छोड़ना था, तो इस बैठक का क्या औचित्य था, ये समझ से परे। विपक्ष भले ही बैठक पर सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन वास्तव में ये पहली बार हो रहा है जब सरकार द्वारा तारीख का ऐलान नहीं किया गया और विधानसभा अध्यक्ष खुद ही सत्र आयोजित करने को लेकर सर्वदलीय बैठक बुला ली गई हो। इस मसले पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि ये बैठक सत्र को लेकर सभी की राय मशवरा लेने के लिए ली गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वह किसी के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। जो बैठक कल बुलाई गई थी वो सर्वदलीय बैठक थी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सर्वदलीय बैठक तभी होती हैं जब कैबिनेट का निर्णय हो जाता है। हम कोई निर्णय करने नहीं बैठे थे कल, केवल एक सबके साथ बैठ के एक सुझाव लेने की बात थी। और मुझे लगता है एक अच्छी प्रक्रिया है कि हम लोग सब बैठें, बातचीत करें, लोगों का मन समझें और मिलजुल कर एक निर्णय हो। तो इसमें किसी के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कोई बात ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष जहां बैठक को लेकर सवाल उठा रहा है, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने साफ कर दिया है कि एक नई परंपरा की शुरुआत की गई है, ताकि सत्र आयोजित करने से पहले सभी दलों की राय सत्र आयोजित करने को लेकर जान ली जाए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष रंगवाल की रिपोर्ट। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख भले ही तय नहीं है, लेकिन विपक्ष ने इस बार सरकार को घेरने के लिए सवालों की थाल जरूर सजा ली है। इस बार का विधानसभा का सत्र धामी सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम साबित नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष के पास सदन में सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड विधानसभा का इस बार शीतकालीन सत्र जरूर शीतकाल में आयोजित होगा, लेकिन सदन के अंदर विपक्ष जिन मुद्दों को उठाने की रणनीति बना रहा है, उनसे सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जरूर गर्माहट देखने को मिलेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि विपक्ष सदन में UKSSC भर्ती घोटाले के साथ विधानसभा में बैकडोर से भर्ती मामला, अंकिता मर्डर केस समेत कानून व्यवस्था के तहत जो भी मुद्दे प्रदेश में हाल ही में घटित हुए हैं, उन सभी को सदन में उठाएगा। इससे सरकार के लिए ये सत्र किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहने वाला। मुझे जो लगता है जिस तरह से SSC भर्ती घोटाला, विधानसभा में बैकडोर भर्ती, सचिवालय का मामला आया है, पुलिस भर्ती में मामले आ गए हैं, ओपन यूनिवर्सिटी के मामले हैं और अंकिता भंडारी मर्डर केस है, हरिद्वार में आतंकवादियों का पकड़ा जाना, वो भी यूपी पुलिस के द्वारा उत्तराखंड की पुलिस को पता ही नहीं चलना एक विषय है। उसके अलावा खनन माफियाओं के द्वारा मर्डर किया जाना, केदार भंडारी का गायब होना, ममता का केस, यूपी पुलिस के गोलीबारी में ज्येष्ठ प्रमुख की पत्नी की हत्या, दूसरे दिन खनन माफियाओं के द्वारा एक व्यापारी की हत्या, ये सारे ऐसे केसेस हैं जिसपे सरकार बैकफुट पे हो गई। मुझे लगता है सरकार बिजनेस नहीं होने का बहाना करके सत्र को 1 या 2 दिन में खत्म करने की कोशिश करेगी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र जरूर सरकार के लिए अग्नि परीक्षा की तरह होने वाला है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सदन में सरकार को विपक्ष घेरने की पूरी रणनीति बना रहा है। वहीं सरकार के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का कहना है कि विपक्ष जो भी मुद्दे सदन में उठाएगा, सरकार उनका जवाब देने के लिए तैयार है। सारे अभियुक्त जो जिनके नाम सबसे ऊपर हैं थे इस भर्ती घोटाले में, वो छूट चुके हैं। तो ये सवालात को लेकर महिलाओं का जो क्षत्रिय आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, 7000 भर्तियां करने जा रही है सरकार, और इनकी लचर बहस की वजह से
माननीय उच्च न्यायालय ने महिला आरक्षण को स्थगित कर दिया है। हमने कहा है कि इसको अध्यादेश लाएं और जिससे कि 7000 भर्ती का जो आप एक नया सगुफा छोड़ रहे हैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से, अन्य संस्थाओं के माध्यम से, उसमें अपना वो प्रतिभाग करें और आरक्षण का लाभ हमें मिल सके, उन युवतियों को मिल सके। ये तमाम सवाल है, इसको हम सदन में उठाना चाहते हैं। सरकार हमेशा विधानसभा के लिए तैयार है और विपक्ष के मुद्दों पर जवाब देने के लिए तैयार है। जहां तक विधानसभा सत्र का प्रश्न है, कल सर्वदलीय बैठक विधानसभा में हुई है और मामला कैबिनेट में आएगा और मुझे लगता है कि जो भी होगा प्रदेश के हित में अच्छा ही होगा। भले ही अभी उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र आयोजित करने की तारीख और जगह तय नहीं है, मगर इतना तय है कि उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए सरकार को सर्दी में पसीना बहाना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। खबरों में यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। प्रदेश की धामी सरकार एक तरफ खस्ताहाल पुलों की मरम्मत करने के लिए तैयारी में है, तो दूसरी तरफ प्रदेश की सड़कों की दुर्दशा भी किसी से छिपी नहीं है। सड़कों का हाल इतना बुरा है कि बार बार मुख्यमंत्री को सड़कों की हालत सुधारने के निर्देश अफसरों को देने पड़ रहे हैं। हद तो तब हो गई जब हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी खुद सड़क पर उतरकर हालातों का जायजा लेते दिखाई दिए। उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद ही प्रदेश की सड़कों के बिगड़े सूरत हाल को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठक कर अफसरों को हालात सुधारने के निर्देश दे रहे हैं। बावजूद इसके रिजल्ट ना के बराबर ही नजर आ रहा है। राजधानी देहरादून की बात कर लीजिए या फिर प्रदेश के अन्य इलाके, सभी जगह सड़कों की हालत बद से बदतर ही नजर आएगी। पहले अधिकारियों के पास मानसून का बहाना था, लेकिन अब वो बहाना भी काफुर हो गया है। प्रदेश में गड्ढा युक्त सड़कों ने आम लोगों की दुश्वारियों को काफी बढ़ा दिया है। आम जनता की परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी दौरे के दौरान सीएम धामी खुद सड़कों पर उतरकर उनकी स्थिति को जांचते दिखे। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों के साथ सड़क पर पैदल चलकर सड़कों की दुर्दशा को देखा और नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों को जल्द ही सड़कों की मरम्मत के साथ हालात दुरुस्त करने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि तय वक्त पर काम पूरा न करने वाले अधिकारी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। नहर कवरिंग का जहाँ पर काम होना था उस काम को मैं देखने के लिए गया था उस पर, और उस काम को देखा है और कुछ गड्ढा युक्त सड़कों को भी देखा है। दोनों ही जगह पर मैंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं कि तत्काल उन पर कार्रवाई की जाए, तत्काल उन पर काम किया जाए। और ऐसे स्थानों पर जहाँ पर लेट लतीफ़ी हो रही है, जहाँ पर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा तय समय सीमा से आगे तक काम को बढ़ाया जा रहा है या समय सीमा के अंदर काम को पूरा नहीं किया जा रहा है, उन सब की जो है जिम्मेदारी तय की जाएगी और उस पर हमको जो भी जरूरी एक्शन लेने होंगे वो हम एक्शन भी लेंगे। ये पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों की दुर्दशा को लेकर अधिकारियों के पेच कसने के काम किए हों। इससे पहले भी सीएम धामी अफसरों के साथ इस बाबत बैठक कर सड़कों की हालत सुधारने के निर्देश दे चुके हैं, मगर अधिकारियों के ढीले रवैये से लगता है कि जनता की दिक्कतों से मानो उन्हें कोई सरोकार ही न हो। ऐसे में सड़क पर उतरकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये निरीक्षण कितना काम आता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून के सहसपुर पहुंची खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने राजकीय अन्न भंडार क्रय केंद्र के साथ बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने किसानों को धान खरीद में आ रही समस्याओं को भी सुना। रेखा आर्य ने कहा कि किसान से धान खरीद के भुगतान की भी उन्होंने जानकारी ली। धान खरीद पर रेखा आर्य ने कहा कि किसान अपनी उपज से काफी खुश हैं। बेमौसम हुई बारिश से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि प्रदेश में किसानों को नुकसान होगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। पर किसान पूर्णतः संतुष्ट है। सरकार की जो समर्थन मूल्य घोषित हुए है वह भी सरकार के द्वारा लगातार या विभाग के द्वारा लगातार उनको समय पे दिया जा रहा है। एक समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, ऐसा लग रहा था कि हमारे अब की बार धान की खरीद में शायद इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि प्रकृति का ये आशीर्वाद रहा
कि धान की खरीद में उतना बुरा असर नहीं पड़ा जितनी हम लोग सोच रहे थे। फिलहाल किसान प्रसन्न है और सरकार की नीतियों पे मोहर लगा रहे हैं। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम सरकार गैरसैंण में मनाने की तैयारी कर रही है। इस पर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि अगर निमंत्रण देकर बुलाया जाएगा तो सभी विधायक गैरसैंण में राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे और अगर तर्क संगत नहीं बुलाया गया तो वो अपनी विधानसभा खटीमा में राज्य स्थापना दिवस मनाएंगे। कापड़ी का ये कहना है कि वो उस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां से अलग राज्य बनाए जाने के लिए पहली शहादत खटीमा से हुई थी। मैं खुद विधानसभा खटीमा से विधायक हूं और हमारे यहाँ शहादत हुई है। राज्य निर्माण को लेकर सबसे पहली शहादत खटीमा में हुई है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो है खटीमा उत्तराखंड की जननी है, तो राज्य स्थापना दिवस के दिन, शहीद दिवस के दिन हम लोग अपने उस विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित रहें। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है राज्य स्थापना दिवस पर, राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए या विधायकों का वहाँ अगर कंपलसरी करेंगे तो हम जरूर जाएंगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा भवन में अधिकारियों के साथ पुनर्गठन विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा के बाद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही लंबित पड़े मुद्दों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा बैठक करने के बाद जल्द ही विभागीय बैठक आयोजित करने के लिए भी कहा गया है, जिसमें लंबित पड़े मामलों के निस्तारण किए जाएंगे। मैं धन्यवाद कर रहा हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी साहब का और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने 18/11/2021 को बैठक में जो संपत्ति निस्तारण के जो भी विषय थे उन पे अपनी सहमति व्यक्त की। तो आज उन्हीं बिंदुओं पे मैंने समीक्षा की है और मुझे खुशी है इस बात की कि अधिकांश विषय निस्तारित हो गए हैं। कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनके लिए मैंने कहा कि इस पे तुरंत कार्रवाई हो। गुजरात में झूला पुल हादसे के बाद उत्तराखंड पुलिस राज्य में मौजूद झूला पुलों के मेंटेनेंस को लेकर हरकत में आ गई है। लिहाजा पुलिस मुख्यालय से सभी जिले के प्रभारियों को लेटर भी भेजा गया है, जिसमें उनके क्षेत्र में मौजूद पुलों की वर्तमान स्थिति को जांचने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये बात भी सामने आई है कि पुलों की वर्तमान स्थिति से संबंधित तकनीकी विशेषज्ञों की जांच की रिपोर्ट सही होने के बाद ही पुलों पर आवाजाही जारी रहेगी। इसके साथ ही जो पुल खस्ता हाल हैं उन पर आवाजाही बंद की जाएगी। आदेश न मानने वालों पर पुलिस एक्शन लेगी। उत्तराखंड पुलिस ने सभी डिस्ट्रिक्ट के एसपीस इंक्लूडिंग जीआरपी के एसपीस को एडवाइजरी इशू किए हुए हैं कि जहाँ पे भी हमारे ऐसे जो पुराने ब्रिजेस हैं तो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कोऑर्डिनेशन में करके चेक करा लिया जाए वहाँ पे लोग आगमन का उपयोग है कि नहीं। कहीं पे ऐसे बात आ रही हो तो फिर उस हिसाब से कार्रवाई करें। दून अस्पताल की इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को अब पर्चे के 17 रुपए चुकाने होंगे। इमरजेंसी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। इस पर्चे पर मरीज को दिए गए इलाज का विवरण दर्ज होगा। चिकित्सा अधीक्षक के मुताबिक इस नई व्यवस्था से इलाज और जांच की डिटेल पर्चे पर दर्ज होने से सहूलियतें मिलेंगी। ओपीडी में मरीज की हिस्ट्री डॉक्टर देख सकेंगे। अभी तक इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को दवा या इंजेक्शन देकर भेज दिया जाता था। उनका नाम एक रजिस्टर में दर्ज होता था। अगर भर्ती करने की जरूरत होती तो उनकी फाइल बनाई जाती थी, लेकिन अब इलाज से पहले बकायदा रसीद बनानी होगी। जो अभी नया सिस्टम चालू किया है कि इमरजेंसी में भी पर्ची का प्रावधान रखा गया है। इसका प्रावधान जो है वो लोगों पे अतिरिक्त भार के लिए नहीं है, क्योंकि जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है, मात्र 17 रुपये है। लेकिन जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो बहुत से लोग जिनको कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है उसके चलते ओपीडी या इमरजेंसी में आ जाते हैं, तो वो उन मरीजों का समय लेते हैं जो मरीजों वास्तविक में बीमार हैं, समय और इलाज की ज़रूरत। तो उस चीज़ को कम करने के लिए ये अभी प्रावधान शुरू किया गया है। काशीपुर में उच्च न्यायालय के निर्देश पर अलग अलग जगहों पर स्थानीय प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण हटाने से पहले ही अतिक्रमण की जद में आए व्यापारियों को चेतावनी दी गई है। इसके बावजूद अतिक्रमण की जद में आए व्यापारियों ने दुकान के सामने से अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके साथ ही नगर निगम और प्रशासन ने एक बार फिर से अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है कि अगर वो आगे भी अतिक्रमण को बढ़ावा देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में पहले भी यहाँ अभियान चलाया गया और जैसा कि आपको पता होगा कि बांसपड़ान चौकी से दक्षिणी मोड़ तक हमने पूरी पट्टी भी खींच दी थी अतिक्रमण हटाने के बाद। और आज यहाँ पे जब औचक निरीक्षण किया गया
तो हमारी रेवेन्यू विभाग की टीम, नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से आज कार्रवाई। संयुक्त रूप से प्रशासन, पुलिस, नगर निगम अभियान चला रहा है। जो भी अतिक्रमण लोग किए हैं उनको बार बार जो है सचेत किया गया था। उनके द्वारा जब हमारे सचेत करने पर भी नई स्थितियाँ सुधारी गई तो अब दंडात्मक कार्रवाई हो रही है, जब्ती हो रही है, लोगों को जो है उनकी सीमा में भेजा जा रहा है। पौड़ी जिले में नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। जांच राजस्व पुलिस से लेकर रेगुलर पुलिस को सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक डीएम पौड़ी के आदेश पर मामला रेगुलर पुलिस को दिया गया। सीओ प्रेमलाल टमटा ने बताया कि ये घटना राजस्व क्षेत्र की है। शिकायत के बाद आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया गया है। नाबालिग बच्ची के बयान भी दर्ज करा लिए गए हैं। मामले की जाँच जारी है। प्रेमलाल टमटा बच्ची के साथ हुई छेड़छाड़ मामले में जाँच अधिकारी बनाए गए हैं। ये मामला 18/10/2022 को रेवेन्यू क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर जो है 22 तारीख को जो है मुझे इसकी विवेचना दी गई है और मैंने तुरंत इसमें कार्रवाई करके जो है 30/10/2022 को मुलजिम को जो है अरेस्ट करके जेल भेज दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। त्रिवेंद्र रावत के पूर्व सलाहकार रहे केएस पवार की पत्नी की फाइनेंस कंपनी पर बड़ा आरोप। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला। ईओडब्ल्यू को सौंपी मामले की जांच। शीतकालीन सत्र की तारीख तय होने से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर उठ रहे सवाल। स्पीकर का बयान, प्रदेश में शुरू की गई नई परंपरा। कहा, सत्र से पहले राय मशवरा लेना जरूरी। सत्र की तारीख तय होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयार की रणनीति। विपक्ष के सवालों के लिए पक्ष भी तैयार। सरकार के लिए रहेगी अग्नि परीक्षा। और गैरसैंण में राज्य स्थापना दिवस मनाने की तैयारी। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का बयान, निमंत्रण पर कार्यक्रम में शामिल होंगे सभी विधायक, नहीं तो खटीमा में मनाया जाएगा स्थापना दिवस।